India.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। 73 साल हम लोगों ने आज़ादी के मना लिए हैं, आगे चल रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी की ताकत के साथ साथ हम लोग लोकतंत्र की ताकत को भी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। समुद्र के अंदर से लेकर आकाश के ऊपर तक उन्होंने हर चीज का चर्चा की है। हर चीज में भारत की बढ़ोतरी, भारत को आगे बढ़ने की बात की है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर अंडमान तक सब बातों पर चर्चा की है। इन सब विषयों पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही दिग्गज पत्रकार और संपादक रहे सब लोग हमारे साथ शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनके सिंह साहब एक लंबी पारी जो है पत्रकारिता की उन्होंने की है, बल्कि पत्रकारिता का इंस्टीट्यूशन माना जाता है उनको। उर्मिलेश जी हैं जो संपादक रहे हैं RSTV में भी और बहुत लंबे समय तक उनका पत्रकारिता का अनुभव है। विनोद अग्निहोत्री जी और आशुतोष जी दोनों दिग्गज और लंबे अनुभव वाले पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, आपके साथ शुरू करते हैं बात कि आपने इतने प्रधानमंत्रियों के भाषण सुन लिए और आज जो प्रधानमंत्री जी का भी ये 7वां भाषण है, क्योंकि ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा भाषण लाल किले की प्राचीर से दिए हैं और 2 दिन पहले उन्होंने अपना सबसे लंबा कार्यकाल कर लिया गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर। आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस भाषण को? मैं मोदी जी को करीब 22 साल से एनालाइज कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि आम तौर पे मोदी जी के 2 रूप होते हैं। एक में वो स्टेट्समैन वाला, जब स्पीच माइक पे खड़े होते हैं तो स्टेट्समैन वाला तेवर होता है। आमतौर पे स्टेट्समैन के साथ वो सोशल रिफॉर्मर का एक मैसेज देते हैं। दूसरा होता है जो एस्ट्यूट पॉलिटिशियन का होता है, जो जंग में नेवर से डाई वाले स्टार से करता है और नो होल्ड्स बार्ड वाला एक तरीका होता है। आज मुझे थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि 15 अगस्त था जी, मुझे याद है, 2016 की स्पीच याद है। 2 बार उन्होंने स्टेट्समैन की तरह स्पीच दिया था, पर कल का राष्ट्रपति का स्पीच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करती है और आज का स्पीच अगर आप मोदी जी का देखें, उसमें अपने जो पिछले काम किए हैं उसका बखान ज्यादा था, जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब लुकिंग फॉरवर्ड आपको देना है कि क्या क्या आपने किया। हालांकि 3 उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं बड़े, लेकिन आज 2 नए फ्रेजेस दिए जो उनका शौक है, नए नए जुमले देने का, फ्रेजेस देने का, और वैलिड होते हैं, समाज में वो सीख करता है। तो पहला था एक्सटेंडेड नेबरहुड, ये एक नया उन्होंने दिया है एक्सटेंडेड नेबरहुड। और दूसरा है मेक फॉर वर्ल्ड। दुनिया जानती है कि मेक इन इंडिया बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इससे मोदी जी को मतलब नहीं था। मेक फॉरवर्ड एक नया दिया है जो कि आत्मनिर्भरता के साथ कहीं झेल करता है। तो खैर उस पर तो हम लोग चर्चा जब होगी तो आगे करेंगे। लेकिन जो 3 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, मुझे लगता है कि वो मैं बता दूं आपके व्यूअर्स के लिए, वो अच्छा रहेगा क्योंकि वो अपने आप में बड़ा वैलिड है। पहला है NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बेहतर होता मोदी जी आज इसी पे फोकस करते कि इसका स्वरूप क्या है, क्या करेंगे इससे, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो लॉजिकल कोरोलरी है वो होगा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, अगर उसको करना चाहते हैं तो। लेकिन अभी तो हम यही कहते हैं कि NDMS जो किया इन्होंने, NDHM जो किया है, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी मिशन है अगर पूरा हो जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि आयुष का जो किया था आपने, आयुष्मान भारत का, वही अभी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे दम तोड़ रहा है। तो ये पहला था। दूसरा था अनाउंसमेंट ऑप्टिक फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर में 1 लाख गांव और जोड़ेंगे, कुल मिला के 6 लाख गांव को, देश में करीब 6,98,000 गांव हैं, सारे को वो पूरे देश को अगले 1000 दिन में जोड़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1000 दिन को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2014 से साल करीब 6 महीना साल भर पहले का है, 2024 ताकि वो बता जी। तो आप यूं समझ सकते हैं कि एक डिजिटल ऑप्टिकल जो फाइबर होगा वो एक क्रांतिकारी कदम होगा कम्युनिकेशन को लेके, और खास करके ऐसे समय में जब आपने रूरल प्रोडक्ट को अक्रॉस द कंट्री, अब कोई बंदिश नहीं है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, उस समय माल भेजने में किसानों को बहुत सुविधा रहेगी। तो ये बड़ा वैलिड एक था जिसको कि उन्होंने आज किया। और तीसरा था
3 वैक्सीन कैंडिडेट्स भारत में बन रहे हैं। हालांकि उसमें सरकार का एक ही है जो कि उसके साथ कर रही है, भारत बायोटेक के साथ, लेकिन बाकी दोनों प्राइवेट सेक्टर के हैं। एक है SII का और दूसरा है जो जाइडस कर रहा है। तो लेकिन तीनों का क्रेडिट मोदी जी ने लिया। खैर उसमें कोई बात नहीं, वैक्सीन जो भी कैंडिडेट आगे आए, लेकिन अभी वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किए हैं, सेकंड स्टेज में है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी फोकस्ड रहते तो ज्यादा ठीक होता। आज वाला जो स्पीच था वो लगभग इलेक्शन स्पीच की सिमिलरिटी रखता है, तो जो मैसेज कम्युनिकेट होना था वो नहीं हुआ है। मोदी जी फोकस रखते तो बेहतर होता। हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब भी जुड़ गए, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले विनोद जी आपसे जानना चाहता हूं। सिंह साहब ने कहा कि फोकस यदि स्पीच होता प्रधानमंत्री का लाल किले से तो ज्यादा बेहतर होता। आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री को फोकस किसी एक सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए या लाल किले पर सारे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जब 15 अगस्त का भाषण होता है स्वतंत्रता दिवस का, तो पूरा देश प्रधानमंत्री को सुनता है। और देश ही क्या, दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी है वो सब सुनते हैं। और देश के तमाम विदेशों के भी जो राजनयिक हैं वो भी वहां पर उपस्थित होते हैं, तो दुनिया की निगाहें होती हैं। तो जाहिर है इसमें किसी एक मुद्दे पर ही फोकस करना तो संभव नहीं होता किसी प्रधानमंत्री के लिए। वो 4-5 बड़े मुद्दे जो होते हैं, जो देश के सामने होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। मोदी जी ने आज लगभग सभी मुद्दों को छुआ। और मुझे लगता है कि कश्मीर से लेकर के, लद्दाख से लेकर के और अंडमान तक, और राम मंदिर से लेकर के और उन्होंने कोरोना तक, सबका उन्होंने जिक्र किया, सबको छुआ। आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर दिया, श्रेष्ठ भारत पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने आज नोटिस की, आज उन्होंने कोई भी विवादित मुद्दा नहीं छेड़ा। आप देखिए, उन्होंने CAA का जिक्र नहीं किया, उन्होंने नागरिकता कानून का जिक्र नहीं किया, जबकि वो भी उनकी सरकार का ही एक तरह से, जो पिछले 1 साल में जो 3 बड़े काम उनकी सरकार ने किए, आते ही 6 महीने के अंदर धारा 370, ट्रिपल तलाक और CAA, जो एजेंडे की पॉलिटिक्स के तहत किए गए, उसमें उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया, उन्होंने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, लेकिन CAA और नागरिकता कानून का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने खाली वही मुद्दे छुए जिन पर देश में आम सहमति है, सर्वानुमति है। अब देश में कौन इससे इनकार करेगा कि भारत आत्मनिर्भर बने? कौन इससे इनकार करेगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें? कौन इससे इनकार करेगा विस्तारवाद की चुनौती के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो? कौन इससे इनकार करेगा कि देश की कनेक्टिविटी हो? तो सारे उन्होंने सिर्फ वही मुद्दे किए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ज है कि उन्होंने सर्वानुमति, उनको ये शायद इस बात का एहसास है कि देश का विकास और आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है वो तभी होगा जब देश में सहमति हो, सामंजस्य हो और भाईचारा हो। ये एक बात जो है भारत सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शायद समझी है और उसको रेखांकित किया। जी, आपने सर्वानुमति की बात की। उर्मिलेश जी, विनोद जी सर्वानुमति की बात कर रहे हैं, उसमें एक मुद्दा है कश्मीर में धारा 370 को हटाने का। आपने कश्मीर पर बहुत काम किया है, किताब भी लिखी है। क्या आपको लग रहा है कि कश्मीर पर धारा 370 को लेकर सर्वानुमति है? और जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही, एक मैसेज दिया है कि आगे बहुत जल्दी चुनाव हो सकते हैं, नया मुख्यमंत्री वहां पर मिल सकता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कश्मीर का जहां तक सवाल है, उसको आने से पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं एक समग्रता में जो आज की स्पीच है उस पर 2 लाइनें कहूंगा केवल, ज्यादा नहीं। इसके बाद फिर आपके कश्मीर वाले सवाल पर आऊंगा। मुझे लगता है कि मोदी जी की स्पीच जो आज की थी वो एक अच्छे वक्ता है, इसमें कोई 2 राय नहीं, खासकर आम लोगों के लिए अच्छे वक्ता। जो उनकी अपील जो होती है, एक अपने शब्दों को, खासकर जो कई शब्द, कई मुहावरे, कई जुमले जो वो उछालते हैं, तो उनका एक आकर्षण होता है आम लोगों में भी, जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, मध्य वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, सभी वर्गों में उनकी एक अपील है, इसमें कोई 2 राय नहीं। तो वो कोई मनमोहन सिंह जी की तरह, देवगौड़ा जी की तरह, गुजराल जी की तरह के प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक कम्युनिकेटर है, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन आज जो उनकी स्पीच है, मैं एक कम्युनिकेटर के तौर पे प्रधानमंत्री को रखते हुए मानता हूं कि आज की उनकी स्पीच में वो चीज नहीं थी जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि ये एक नैराश्य और चौतरफा विफलता के बीच का स्वतंत्रता दिवस स्पीच उनका था या उनका भाषण था। अब विफलता देखिए, कोरोना के मोर्चे पर हमें बताया गया था कि 21 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जंग जीत ली जाएगी। लेकिन आप देखें कोरोना का क्या हाल है, इस महामारी में किस तरह से पूरी आबादी भारत की बेहाल है, परेशान है, और आगे भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ऐसे में एक गहरी निराशा
इस महामारी के फ्रंट पर सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर है, और वो आम आदमी देख रहा है। वो तो टेलीविजन का भाग्य, टेलीविजन का अहोभाग्य कि वो कम से कम सरकार की विफलता से और दूसरी चीजों पर लोगों का ध्यान खींचता है। तो सरकार के लिए अगर इस नैराश्य भरे परिदृश्य में अगर कोई आशा की किरण है तो वो भारत के टेलीविजन चैनल हैं, खासकर न्यूज चैनल। तो एक ये पहलू मैं आपको बताना चाहता था। दूसरा जो है, अब आप देखिए सरहद की सुरक्षा का सवाल है। तो ठीक है, हम भारतवासी निश्चित रूप से इस उनके आह्वान के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन हमने हाल के दिनों में क्या हुआ वो भी हमने देख लिया। हमने पहले सोचा था, मोदी जी ने जब शुरुआत करी थी तो उन्होंने डायलॉग पर, शांति स्थापना पर, तमाम चीजों पर ध्यान दिया, लेकिन कन्फ्रंटेशन जैसे बढ़ता गया तो लोगों के दिमागों में यह बात आ गई कि एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से हम सब ठीक कर लेंगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी पड़ोसियों की। लेकिन हमने देखा कि हालात तो खराब हैं, हालात सरहद पर भी खराब है, एक नहीं दूसरी सरहद पर भी खराब है। तो ये एक नैराश्य का समय है, एक विफलता का समय है सरकार के लिए, और विफलता में सफलता के गीत कैसे गाए जाएंगे। आपने सेना का जिक्र किया, हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाज साहब भी जुड़े हुए हैं, अश्विनी सिवाज साहब, जो बहुत काम किया उन्होंने सेना पर, और खासतौर से हमारे जो सीमा का इलाका है उसमें बड़ा काम किया है, चाइना पर भी। सिवाज साहब, मैं आशुतोष जी के पास जाना चाहता था, लेकिन आप बात चर्चा हो गई सीमा की, तो आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने LOC से LAC तक का जिक्र किया, और फिर सिंह साहब ने कहा कि उन्होंने एक एक्सटेंडेड जो नेबरहुड है उसकी बात की है। अभी जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं जिनसे सीमा लगती है, उनसे तो अभी हमारे रिश्ते शायद अच्छे नहीं चल रहे, अब ये एक्सटेंडेड नेबरहुड तक पहुंच गए हैं, क्या आपको लग रहा है? देखो विजय, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पहले तो ये बताया कि लास्ट एक साल में उन्होंने क्या कार्रवाई की गवर्नमेंट ने, और आगे रोड मैप क्या है। जो बड़ा मेन मुद्दा उठाया उन्हें आतंकवाद का और विस्तारवाद का, ये कहीं ना कहीं वो पॉइंट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ। जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है, लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट भारत की तरफ भेजता है, और हक्कानी ग्रुप और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान। तो एक आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को एक प्रकार वार्निंग दी है प्रधानमंत्री ने कि आप इस आतंकवाद को खेलना छोड़ दें, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप आतंकवाद करेंगे तो भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा, विस्तारवाद का जो था मुद्दा, वो एक कहीं ना कहीं चीन के ऊपर था। जिस प्रकार से लद्दाख के अंदर हमारी अभी सिचुएशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भारत अभी आज का भारत एक 2020 का भारत है, बदला हुआ भारत है। और आज अगर हम लद्दाख के अंदर खड़े हुए हैं तो आंख में आंख मिला के चीन के साथ खड़े हुए हैं, और हम कमजोर नहीं हैं। हम मैं तो ये कहता हूं, अगर विजय एक चीज समझनी पड़ेगी, जो भी कार्रवाई चीन ने की है वो डर के मारे की है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये सब सेक्टर नॉर्थ है जिसको दौलत भाई गोल्डी बोलते हैं, उसके अंदर जो हमने जमावड़ा पैदा कर दिया कम से कम ब्रिगेड प्लस का, और ये दरबुक शोक और दौलत भाई गोल्डी रोड जाती है, वो एक ऐसा गेम चेंजर है। वो 8 किलोमीटर साउथ ऑफ काराकोरम पास है, वो बीच में है आपके अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान में। तो क्या है, आप अपने जो सब सेक्टर नॉर्थ से आप जा सकते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भी, आप कहीं ना कहीं काराकोरम पास पे भी, आप कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान में भी आप जा सकते हो। सिंगजांग से जो लासा वाला रोड जा रहा है इनका हाईवे, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और इसको माना जाता है गेटवे टू घाटी का कंफ्यूजन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ सिवाज साहब? नहीं, मैं ये मेरे को थोड़ा 1 मिनट बताने दो विजय। मेरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चीन को इस चीज का डर है कि कहीं भारत कुछ करने वाला तो नहीं है, उसको लगता कहीं अक्साई चीन में नहीं, कहीं गिलगित बाल्टिस्तान में तो नहीं कर देगा। तो ये नहीं है कि भारत ही डरा हुआ, चीन भी शायद ये डिफेंसिव। जो आपने गलवान में बात की, तो मैं एक इसके अंदर बड़ी चीज बताना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये देखो विजय, चीन जो है इतनी जल्दी वापस जाने वाला नहीं। जो दैप्सैंग के अंदर आया है उसके अंदर उसको यही डर है कि भारत कुछ ना कुछ गिलगित बाल्टिस्तान या आपके एक्साइटेड में कर सकता है, तो वो नहीं जाएगा। दूसरा, आपने बोला गलवान का, गलवान के अंदर आजकल फ्रिक्शन पॉइंट से वो पीछे गया, पर कहां नहीं गया, फिंगर 4 से फिंगर 8 वहां पर अभी भी रुका हुआ है, और दैप्सैंग में रुका हुआ है, और गोगरा में। मुझे लगता है विजय आने वाले समय में बहुत टाइम लगेगा, और मुझे ये विंटर जो है हो सकता है भारत की सेना को वहीं हो। पर भारत की सेना आज सुपीरियर है चीन से, अपर है, हम बैटल हार्डन है, हम रहने के काबिल हैं।
चीन को बड़ा नुकसान होगा। और ये एक जो गेम है आज की तारीख में, आगे बात करेंगे। आशुतोष आपने एक जी, आशुतोष आपने एक एक्सटेंडेड दोनों पक्ष सुने हैं। उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि निराशा का भाव है। सिंह साहब ने बात की, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। विनोद जी कुछ अलग बात कर रहे हैं कि फोकस नहीं किया गया था उस पर, लेकिन किस तरह से फोकस किया जा सकता है। शिवाज साहब कह रहे हैं कि चीन डरा हुआ है और हम लोग एक मजबूत देश हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर शब्द का 40 बार इस्तेमाल किया है। और जो सिंह साहब ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि मेक इन इंडिया से हम मेक फॉर वर्ल्ड पर आ गए हैं। हालांकि कल परसों जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम आयात बंद करें। ठीक है विजय जी, मुझे लगता है कि इस देश को जो सबसे बड़ा खतरा है वो मिलिट्री नेशनलिज्म से है। और ये मैं पूरे सम्मान के साथ सेना और सबके जो जनरल्स हैं उनके सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जनरल साहब का बड़ा सेना में बड़ा अनुभव है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि चीन हमसे डरा हुआ है या चीन से हम ज्यादा सुपीरियर हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश को सच्चाई हम नहीं बता रहे। हाल में दो स्टडीज आई हैं, वेस्ट की स्टडी है जो ये कहती है कि जो हिमालयन क्षेत्र में भारत की जो जमावड़ा है वो चीन से बेहतर है, सिर्फ एक, लेकिन उसका कोई बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि कोई भी लड़ाई वो आप इकोनॉमी के बल पर लड़ते हो। चाइनीज इकोनॉमी 13.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, भारत की कितनी है? 2.5। कितने गुना है? 5 गुना है। चाइना अपने डिफेंस स्पेंडिंग कितनी है? $261 बिलियन। भारत की कितनी है? $71 बिलियन। कितना गुना है? लगभग 4 गुना है। जब से शी जिनपिंग आए हैं उन्होंने एक गोल रखा चाइना के सामने। क्या गोल रखा है? कि 100 साल जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांति के होंगे 2049 में, तो भारत नहीं बल्कि चीन दुनिया का नंबर 1 स्टेट होगा, नंबर 1 होगा मिलिट्री पावर में। सर, प्रधानमंत्री ने भी बोल रखा है कि हमारा देश नंबर 1 होगा। हाँ, नहीं, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि जो देश को सबसे बड़ा खतरा ये जो मिलिट्री नेशनलिज्म है, इससे होने वाला है। चाइना ने 2010, 2020, 2035 और 2049 ये 4 स्टेजेस की मिलिट्री डेवलपमेंट उन्होंने अपने दिखाए हैं। 2010 का पार कर चुके हैं, 2020 लगभग क्रॉस कर दिया, 35 के ऊपर आने वाले हैं। और अब आप देखिए, तो मुझे लगता है कि इस देश को ये सच बताना चाहिए कि आज की तारीख में भारत के पास स्टैंडिंग कमेटी ऑन मिलिट्री जो है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 10 दिन का चुनाव लड़ने का असलहा है। दूसरी जो मेजर जनरल साहब खंडूरी साहब थे, जिन्होंने रिपोर्ट की थी कि 60% भारत के जो असलहे हैं वो आउटडेटेड हैं। अब इस आधार पे हम ये कहें कि चीन हमसे डर गया है या चीन हमसे डर के भाग गया है या चीन डर गया है, तो मुझे लगता है ये सच नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक नैरेटिव आप सेट करते हो, जब तक उस पर आप क्रिटिक पैदा करते हो तब तक वो दूसरा नैरेटिव सेट कर देते हैं। आज की तारीख में आप देखिए कि 65,000 कोरोना पेशेंट पर डे है। 65,000 कोरोना पेशेंट पर डे आ रहे हैं। दुनिया में नंबर 2 पहुंच गया, ब्राजील से भी आगे निकल चुका, अमेरिका को पछाड़ने की स्थिति में है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बढ़िया तरीके से कोरोना से लड़ रहा है, हरा चुका। दूसरी बात, आपकी हमारी जब यही तो मैं कहता हूं, यही तो खासियत है उनकी कि जब हमारे कोरोना पेशेंट कम हो रहे थे तो कह रहे देखिए हमारी आबादी 134 करोड़ है और कोरोना पेशेंट बहुत कम है। आप पर मिलियन अगर आप देखेंगे, पर मिलियन कोरोना पेशेंट देखेंगे तो इंग्लैंड की तुलना में 14 गुना कम है हमारा। मैं फैक्ट के आधार बात, मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं लेकिन आपको 30 सेकंड के अंदर बात आपको स्पष्ट कर दूंगा। तीसरी बात है अर्थव्यवस्था। आरबीआई खुद मान चुका है -5% से -10% नेगेटिव होने जा रही। अब आप सोचिए, चाइना आपके देप्सोंग में घुसा हुआ है और पैंगोंग में घुसा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा। बीजेपी की सरकार क्या कह रही है? नहीं, कोई घुसा नहीं हुआ अंदर, सब बाहर निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि देश को इस बात को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा? एलओसी से एलएसी तक हमने क्या किया? हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमारी सीमा के अंदर घुस आया है, बैठा हुआ है। और हम सीपीसी के जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के डिप्टी डायरेक्टर और मिलिट्री कमीशन के लोगों से बार्गेन करके कह रहे हैं कि भाई अब तुम हटो यहां से, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे जो बातचीत होनी थी वो बातचीत टूट चुकी है। तो लेट्स बी ट्रूथफुल, देश को सच्चाई बताएं हम। सिंह साहब के पास जाने से पहले शिवाज साहब
इस पर कुछ सफाई देना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका बड़ा अनुभव है आर्मी को लेकर और खासतौर से चाइना को लेकर। श्रीवास साहब, आप सहमत नहीं लगते आशुतोष से? हाँ बिल्कुल विजय, देखो मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल। मैं ये जो बात आशुतोष कर रहे थे, एक बात समझनी पड़ेगी। देखो ऐसा है कि डरने वाली बात नहीं, बात ऐसी थी कि अगर चीन ने, हम भारत ने तो अग्रेसर है नहीं, आया तो चीन ही है। तो चीन जो है मनसा लेके आया है और अपने 2 डिवीजन मैकेनाइज और 1 मोटराइज डिवीजन लेके आया है। वो देपसेंग में भी आया है और कहीं ना कहीं वो आपके पेंगेंगसो में भी है, और जाने के लिए शायद अभी काफी मुश्किल हो रही है। मगर ये समझने की कोशिश करो, आपको ये समझो जो देपसेंग में आया है उसका कारण है, उसको भी फिक्र है कि भारत कुछ ना कुछ अक्साई चिन या गिलगिट बाल्टिस्तान में कर सकता है। आपको चीन की तरफ से भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, आप अपने आप को पुश ओवर मत समझें। अगर उसकी 13 जो बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 13 से 15, और भारत की अभी 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, वो अलग बात है। क्योंकि हमने लड़ाई लड़नी है लद्दाख के अंदर, वो यहाँ क्या ला सकता है, उसके पास असला क्या है, कितने हथियार यहाँ ला सकता है, वो एक बहुत महत्व वाली बात। दूसरी बात यह है कि भारत में क्षमता है, भारत काबिल है एलएसी और एलओसी में करने के लिए, मगर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाएगी। लड़ाई डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। भारत युद्ध नहीं चाहता और ना युद्ध होना चाहिए। अगर लड़ाई होती है, अगर भारत को नुकसान होता है तो चीन को भारत से ज्यादा नुकसान होगा, स्पेशली इकोनॉमिक लिहाज से। जिस प्रकार से भारत खुल के आज आ गया है वर्ल्ड के अंदर और उसने बैन कर दिए हैं जो एप्स 100 से ज्यादा, टिकटॉक, वीचैट, और आज की तारीख में भारत को देख के दूसरे भी कर रहे हैं। तो एक प्रकार यह है, भारत एक ओवरऑल पॉलिसी के साथ चला हुआ है। आज चीन के साथ कोई नहीं खड़ा। आप देखो साउथ चाइना सी में क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी, उसके साथ उसे सैनकाकू आइलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको, उसके बाद कनाडा से क्या प्रॉब्लम है, यूके से क्या प्रॉब्लम। तो आज चीन जो है घिर गया है, अकेला है, और भारत सच्चाई पे, ये समझो, भारत अग्रेसर नहीं है, भारत सच्चाई पे खड़ा है। ठीक है सिंह साहब, आप सुन रहे थे शिवास साहब को। शिवास साहब कह रहे हैं कि जो भारत है वो चाइना से भारी है युद्ध को लेकर, खासतौर से सीमा पर लेकर। आशुतोष जो बात कर रहे थे इकोनॉमी की, इन दोनों के बीच का कोई आप रास्ता देख रहे हैं क्या? आपको भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर, भारत के लोगों पर आपकी भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो ये तुलना थोड़ा सा वियर्ड होती है कि मिलिट्री माइट को आप हम इस तरह से तौले कि मान लीजिए जीडीपी वॉल्यूम कितना है। जी, एक तो जीडीपी वॉल्यूम चाइना जब कैलकुलेट करता है तो बहुत सारी एंट्रीज जो होती है वो मल्टीपल एंट्रीज कर देता है, जो कि दुनिया में माना जाता है कि झूठ बोल रहा है। इसका इस समय कांस्टेंट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट कांस्टेंट प्राइस पे 11 ट्रिलियन डॉलर है। भारत का 2.97 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक, लेकिन उसके अलावा कितना वो डिफेंस में अपने बजट का दे रहा है, अपने जीडीपी का दे रहा है, ये आप देखेंगे तो जाहिर है चाइना ज्यादा दे रहा है। लेकिन उसकी डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री की वजह से उसकी जीडीपी पे दुनिया को भरोसा नहीं होता। उसी तरह जैसे उसके वेपनरी पे नहीं होता है कि उसके वेपन्स कौन कौन से हैं, वो झूठ बोलता है। लेकिन हम इस बोगालते में ना रहे। ये बात सही है कि चाइना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना से हमें जब अगर काउंटर करना है तो हम अगर ये समझेंगे 5 रफाल से ड्रैगन दुम दबा के भागा, कापा, जो मीडिया आजकल कर रहा है, मुझे लगता है आशुतोष जी सही कह रहे हैं कि इसमें इस तरह का हाइप नहीं करना चाहिए। और ठीक है, बेयर फैक्ट्स हैं हम दोनों के। अगर हम थोड़ा कम भी हैं तो वो उत्साह है हमारे अंदर, मुमकिन है चाइना में ना हो, तो लिहाजा हम उसको काउंटर कर लेंगे। इस समय माहौल यही होना चाहिए। दूसरा ये है कि मान लीजिए चाइना छोड़ दीजिए, आज हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर अगर रैमपार्ट से लाल किले के बोल रहा है तो जाहिर है वो उसको हाईलाइट करेगा। प्रेसिडेंट की स्पीच में भी ये मुद्दा आया, तो एक पॉजिटिव वो लेके चलना। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वेपनरी को लेके, जो मिलिट्री माइट को लेके, उसे इग्नोर करना बिल्कुल गलत होगा। जो मीडिया हाइप हो रहा है मेरे ख्याल से उतना बेहुदा, भारत के लिए वो शर्मनाक है कि हम कहते हैं कि चाइना दुम दबा के भागा, चाइना को काफी छोटी 5 राइफल से। ये सब मुझे लगता है कि बहुत ही बेहुदा। कमजोर नहीं है ये तो मानेंगे, छोटी बात में कमजोर नहीं है ये तो मानेंगे आप, जो शिवास साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कतई नहीं, कमजोर नहीं है। और हमारे में वो इस समय है, सामर्थ्य है, हम वो कैपेबिलिटी, और खास करके एरियल जो एयर वॉर है ना, वॉरफेयर, उसमें हम बहुत अच्छे मैच है चाइना के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब एयर फैक्ट एनालाइज करेंगे ना, तो नंबर में
आप सैनिकों का नंबर देखेंगे, वेपनरी का देखेंगे, फ्लीट का देखेंगे, तो नेचुरली चाइना ज्यादा है। लेकिन तमाम ऐसे मुल्क हमें याद है इतिहास में, वियतनाम वॉर से लेके आज तक, जो कि बहुत ही कमजोर इकोनॉमिकली रहे हैं, लेकिन पानी पिला दिया है बड़े देशों को। लिहाजा हम भारत को कहीं कमजोर ना समझे। अब मोदी जी की जो असली बात थी, देखिए एक बात है कि मोदी जी भारत के नहीं, दुनिया के एक अकेले लीडर है जिनका सोशल मैसेजिंग जो है, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में, जो कि पहले रूजवेल्ट के बाद किसी ने, सब लोग फेल हुए हैं, रूजवेल्ट भी फेल हुए थे, मोदी कम से कम सोशल मैसेजेस जो देते हैं वो कन्विक्शन कैरी करते हैं समाज में। आप स्वच्छ भारत का उदाहरण ले लीजिए, लगभग सक्सेसफुल रहा है। ओडीएफ लगभग सक्सेसफुल रहा है। ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं, लेकिन ओडीएफ आज एक क्रांति की तरह आया है, एक रिवॉल्यूशन हुआ है। लिहाजा आज जो मैसेजिंग मोदी जी को करनी थी, आत्मनिर्भर भारत आपने कहा है, आपके यहाँ एमएसएमई सेक्टर में जो बुरी हालत है, हम एक दुर्गा की मूर्ति तो बना नहीं पाते, वो भी चाइना से आता है, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रखा नहीं है। आपके यहाँ अभी आप ताजुब करेंगे, गोपालगंज में 2 महीने में 5 डॉक्टर घर छोड़ के भाग गए, क्योंकि जेल से एक कैदी ने कहा कि हाँ भाई बहुत कमा रहे हो, इतने रुपए दे देना, और डर के मारे पुलिस में नहीं गए, वो भाग गए। ये हालत है हो सकते हैं सिंह साहब। विनोद जी, जो बात आत्मनिर्भर भारत की है, प्रधानमंत्री जी ने आज खासतौर से आत्मनिर्भर भारत को जोड़ दिया है, और मैं कह रहा हूं उससे आगे वो चले हैं, मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड। आप इसको क्या देख रहे हैं? क्या आपको इस पर भी विश्वास नहीं है कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? देखिए विजय जी, आत्मनिर्भर भारत का नारा तो 1947 से शुरू हो गया था, जब जवाहरलाल नेहरू ने तमाम सारे पीएसयूज बनाने शुरू किए थे। आत्मनिर्भर भारत का नारा इंदिरा गांधी ने भी दिया था। आत्मनिर्भर राजीव गांधी जब टेक्नोलॉजी लाए थे तब भी आत्मनिर्भरता का प्रश्न था। अटल जी ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो भी आत्मनिर्भरता के लिए था। नरसिम्हा राव ने जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया वो भी आत्मनिर्भर भारत के लिए था। तो आत्मनिर्भरता का नारा कोई नया नारा नहीं है। मोदी जी ने इस नारे को, चूंकि चीन के साथ जब विवाद बढ़ा, पहले आप याद कीजिए कि जो पिछला कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें चीन के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी। पहले अतिथि जो है शी जिनपिंग थे, जिनको अहमदाबाद में झूला झुलाया गया। फिर मोदी जी की चीन यात्राएं कितनी हुई, 17-18 बार उनकी मुलाकात हुई शी जिनपिंग से। हमारा चीन के साथ जो ट्रेड बैलेंस था वो $70 बिलियन से ज्यादा हो गया। मतलब कितने रिश्ते हमारे प्रगाढ़ हुए। लेकिन जैसे ही 5 अगस्त को हमारे गृह मंत्री जी ने अक्साई चीन की बात की, जो कभी जनरल साहब कह रहे हैं, मैं जनरल साहब से सहमत हूं कि जब अक्साई चीन की बात अमित शाह जी ने की, और चूंकि मैं उसके तुरंत बाद चाइना गया था और वहां चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट में मैंने जिससे बात की, वो सब इतने चिंतित थे, इतने डिस्टर्ब थे अक्साई चीन वाले बयान को लेकर के। उसके बाद चीन ने जमावड़ा शुरू किया और लद्दाख में अंदर आ गया, पेंगोंग और डेप्सांग सब जगह जो है। तो ये बात तो सही है। अब मैं उसको डर नहीं कहूंगा, चीन डरने के बजाय मैं तो ये कहूंगा चीन ने प्रोएक्टिव, वो ज्यादा अति सक्रियता दिखाते हुए उसने प्रो एक्शन लिया, जिसको कहते हैं पहले उसने एक्ट किया। तो मुझे लगता है ये एक कारण था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि चीन पर की निर्भरता जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तब उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा दिया। एक तरह से राजनीतिक नारा भी है, और सही बात है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए, अगर हम हर चीज में हम सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक बनाने लगे, हर चीज बनाने लगे, तो उससे बेहतर क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि एक लक्ष्मी की मूर्ति भी जो है वो चीन से मंगानी पड़ती है। आज हमारे एमएसएमईज की जो हालत है, जो इतनी, तो हम लोग नोएडा में रहते हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि दीर्घकालिक बात तो ठीक है, लेकिन अल्पकालिक समाधान क्या है समस्या का, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है इकोनॉमी को उभारने का, प्रधानमंत्री जी को उस पर भी आज फोकस करना चाहिए था, जो शायद उनके भाषण में मिसिंग नहीं है। श्रीवास्तव साहब आपके पास आता हूँ। आशुतोष, फिर बात आत्मनिर्भर भारत की आती है। आप तो हमेशा बड़े लोगों से लड़ने वाले लोगों में से रहे हैं जाबाज, तो चीन से आप क्यों इतना डरते हैं? क्यों ट्रिलियन इकोनॉमी की चिंता कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत होगा तो क्या दिक्कत होगी? देखिए, सबसे ज्यादा डर इंसान को और देश को सच्चाई से लगना चाहिए। अभी विनोद जी बात कर रहे थे, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, स्वदेशी की बात की जाती है, स्वराज की बात की जाती है। 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने पहला स्वदेशी आंदोलन किया था और कपड़े जलाए गए थे। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो विदेशी कपड़े जलाए थे। वो सावरकर बाद में हालांकि बदल जाते। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या 2014 के पहले का भारत और 2020 के भारत में कुछ बदलाव आया या बदलाव नहीं आया है? 2005 से लेकर 2015 तक 29 करोड़ लोग, ये
ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, 29 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। आज 2014 से 2020 के बीच के भारत में कितने करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचे हैं और कितने ऊपर पहुंचे, इसका एक आकलन होना चाहिए। मैं कहता हूं आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता कोई हवा में पैदा होने वाली चीज नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब चाइनीज ने 1979 में, जब डेंग ज़ियाओपिंग ने जब कमान अपने हाथ में संभाली, उन्होंने 2 मंत्रालय अपने पास रखे, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा एजुकेशन, जो भारत के दुनिया में ये सबसे खराब विदेश मंत्रालय माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो चीन का जो आदमी है, इसके दरवाजे खोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो, सारे दरवाजे खोल दो, तुम सारे स्टूडेंट्स वेस्ट में जाओ, अमेरिका जाओ, वहां से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आओ, वहां से लेटेस्ट नॉलेज लेके आओ और उसका इस्तेमाल हम देश के अंदर करेंगे। उसका नतीजा आज क्या देखने को मिल रहा है कि चीन न केवल टेक्नोलॉजिकली एक मेजर सुपर पावर बनकर उभर रहा है, इवन कि नॉलेज प्रोडक्शन में भी एक मेजर सुपर पावर बनकर उभर रहा है। हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हम नॉलेज सुपर पावर बनेंगे, जब हम टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनेंगे। हम लद्दाख के अंदर चीन के सामने 35,000 की फौज खड़ा करके हम कभी सुपर पावर नहीं बन सकते, ना आत्मनिर्भर हो सकते हैं। चीन की फिलॉसफी बहुत स्पष्ट है। मैं एक 30 सेकंड और लूंगा। शुंजू जो है, वो उनके जो मिलिट्री हुआ करते थे स्ट्रेटजिस्ट, उनका कहना है कि 10 युद्ध जो है आप लड़के जीते, उससे बेहतर ये है कि बिना लड़े अगर आप जीत लें, युद्ध लड़ने के पहले आप जीत लें। चीन भारत के साथ वही कर रहा है। चीन भारत की जमीन के अंदर घुस गया है। अब हम उससे खुशामद कर रहे हैं कि भाई तू पीछे चला जा। वो 2 कदम पीछे चला जाएगा और 6 कदम अंदर घुसा बैठा रहेगा। हम उस चीन से हमारा सामना है। इसलिए आत्मनिर्भरता का ये जो नारा है, ये नारेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसमें कोई दम नहीं। जी उर्मिलेश जी, आपने तो शुरुआत जो है निराशा से की थी कि निराश भारत हो रहा है, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत जो है, क्या चाइना के मुकाबले, जो विनोद जी कह रहे हैं कि चाइना को देखें 2014 में भारत सरकार की पॉलिसीज को, तो वक्त बदलने के साथ भी तो हमें बदलना पड़ता है ना। 2014 में जो रिश्ते रहे होंगे और 2019-20 में जो चीन से रिश्ते हुए हैं, तो हमें बदलना तो जरूरी है ना। उर्मिलेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरे? नहीं जा रही। शिवाज साहब, आपके पास मैं आता हूं। शिवाज साहब, आपको क्या लगता है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं चाइना को लेकर? हिंदुस्तान में अभी हमारे जितने दिग्गज पत्रकार हैं वो उसको लेकर बीच बीच में टूट कर आ रही है, लेकिन आ रही है। आपने आत्मनिर्भरता के बारे, देखिए चाइना के बारे में कहने से वो तो लोग कह रहे हैं आपके यहाँ, मैं पूरी बात सबकी सुन नहीं पाया और मेरे पास समय भी बहुत कम मिला मुझे। देखिए, मैं पहली बात ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा भारत निराश है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने जो एक आशा जगाई थी 2014 से लेकर के और 2016-17 में कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे, बहुत ही ताकतवर देश बना देंगे, हम खुशहाली ला देंगे, सबका विकास करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो आपने देखा कि नीतियों का जो असर रहा 2017 के बाद, वो नीतियों के स्तर पर जो स्थितियां पैदा हुई, उससे लोगों में एक नैराश्य पैदा हुआ। जिस तरह से एक हेट्रेड बढ़ी, जिस तरह से एक नफरत का माहौल, डिवीजन का माहौल बढ़ा, एकताबद्ध होने के बजाय लोगों में एक विभाजन की जो स्थिति पैदा हुई, मैं उससे निराशा की बात कर रहा था। मैं इसको इंटरनेशनल कारणों से निराशा की बात नहीं कर रहा था। मैं ये भी कह रहा था कि मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जिसकी मैंने चैनलों पर बैठकर तारीफ की थी मोदी जी की, और वो ये था कि पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते कायम करना। भारत में जब पहले कोई प्रधानमंत्री बनता था तो फ्रांस, अमेरिका और रूस और जापान और कहां जाता था। मोदी जी ने शुरू किया कहां से? जितने पड़ोसी मुल्क हैं वहां से शुरू किया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। मेरा यह कहना है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना हो, भारत को विकास की मंजिल तक ऊंचा पहुंचाना हो, भारत को ताकतवर बनाना हो, जो भी भारत को आप अच्छा बनाना चाहते हो, उसके लिए भैया अगल बगल के मुल्कों से बेहतर रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि युद्धों से, टकराव से कभी भी किसी देश को मजबूत नहीं किया जा सकता है। दुनिया का इतिहास बताता है, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखिए कि दुनिया में खुशहाली उन्हीं मुल्कों में ज्यादा आई है जिन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते कायम किए हैं। एक तो ये बात मैं करना चाहता था। दूसरी बात जो आपने कश्मीर पर पूछी, देखिए मेरा यह कहना है कि भारत में ज्यादातर जो आम आबादियां हैं वो कश्मीर के बारे में बहुत कम जानती हैं,
और भारत के पत्रकारों का भी बड़ा हिस्सा कश्मीर के बारे में बहुत कम जानता है। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि कश्मीर में आज जो हालात हैं 370 जब था उससे भी बहुत बुरे हैं। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी जो आंकड़े हैं मैं उनके मुतालिक उन्हीं की रोशनी में बात कह रहा हूं। और जितने न्यूज पोर्टल्स हैं जो टेररिज्म से लेकर मिलिटेंसी के बारे में सरकार से लिए गए आंकड़ों को परोसते हैं और पूरी दुनिया के स्ट्रेटजिस्ट उन्हीं आंकड़ों की रोशनी में अपना अपना लेखन करते हैं, मैं उन आंकड़ों की रोशनी में ये बात कह रहा हूं। तीसरी बात कि अगर बीजेपी के, जैसे उन्होंने कहा कि लद्दाख में बड़ी खुशहाली आई है, बहुत अच्छा काम है हमने किया है, बहुत अच्छी बात है, हम सैल्यूट करते हैं काम को। लेकिन अगर लद्दाख के लोग सरकार के इस फैसले से इतने ही खुश थे तो तत्काल लद्दाख यूनिट के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने पार्टी पद से लेकर और बीजेपी की मेंबरशिप से इस्तीफा क्यों दे दिया था? अब आपको ये बता दें, शुरू में जम्मू में माहौल बहुत अच्छा था, आज लोग जम्मू में अपनी जमीन को लेकर, अपनी जायदाद को लेकर ही इतने चिंतित हैं कि कश्मीर वैली से जो उनकी नाखुशी हुआ करती थी कि हमेशा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कश्मीर वैली वालों का डोमिनेंस था और लद्दाख के लोग और जम्मू के लोग इस बात से नाराज रहते थे, आज धीरे धीरे उनको एहसास हो रहा है कि हमारे साथ भी छल हुआ है। अब मेरा यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको चुनाव कराना है, अगर खुशहाली लानी है, उसके पहले जम्मू कश्मीर जो आपने बांटा है दो भागों में, एक तो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल स्टेट का दर्जा तत्काल दिया जाना चाहिए। ये उनके एस्पिरेशंस के साथ मैं समझता हूं कि देखिए सब लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नहीं है, मैं तो जम्मू कश्मीर में लगातार घूमता रहा हूं, जाता रहा हूं, वहां सब उग्रवादी नहीं है, सब अलगाववादी नहीं है, लेकिन सरकार ने ये जो फैसले किए इनसे लोगों को अलगाव में डाला है और ज्यादा अलगाव इससे बढ़ेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है शिवाज साहब, जो बात हो रही है, उर्मिलेश जी ने भी कहा कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो पड़ोस से थोड़ा सा आगे चले गए हैं, उन्होंने कहा कि सीमा ही नहीं दिल से भी रिश्ते जुड़ते हैं पड़ोसियों के लिए, और एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात की है। आशुतोष जिस बात से चर्चा कर रहे हैं और उर्मिलेश जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि सैनिक ताकत जो है, मिलिट्री पावर जो है, वो हमें दूसरों से रिश्ते बेहतर बनाने में मदद करती है या नुकसान पहुंचाती है? देखो, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर तो आपका एक प्रकार से एक सिक्के के दो रूप हैं। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको मिलिट्रीली स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड वाइसा वर्सा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर बात ये दो तीन बातें बड़ी अच्छी आई हैं और ये डिस्कशन टाइप हैं। एक तो ये है कि भाई हमारे भारत ने कि क्या हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसियों से बेहतर हुए हैं या नहीं, ये शायद थोड़ा सा मुझे लगता है गवर्नमेंट की कमी रह गई है। स्पेशली जिस प्रकार से हम नेपाल को हैंडल नहीं कर पाए, एक प्रकार से चीन की जो एम्बेसडर है उसने केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर जिस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटीमेंट लगाए, ये जो एक प्रकार विवाद खड़ा कर दिया, और इन्होंने जो अपना लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया धूरा डाल दिया अपने पॉलिटिकल मैप में, ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जिस प्रकार से नेपाल चीन की तरफ जा रहा है वो एक प्रकार एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएगा, जैसे पाकिस्तान है वो डेप्थ ट्रैप में पड़ जाएगा और आने वाले समय में हम नेपाल से खो जाएंगे। हिंदुस्तान की चिंता है, हिंदुस्तान की चिंता पर हाँ बिल्कुल, हाँ नो, मैं ये कह रहा हूँ नेपाल के जाने से हमें बहुत नुकसान है कि ये जब आपके नेबर आपके से दूर चले जाएंगे तो आपको तो बहुत नुकसान है। आपका नेपाल जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भूटान सैकाटंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करने लगा अभी चीन आने की, कि वो भी उनका इलाका है। उसके बाद बांग्लादेश में जिस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी हमारे लिए एक प्रकार से सोचने का विषय है। जिस प्रकार से वो श्रीलंका में हमन टोटा तो उसने ले ही लिया, उसके बाद जिसने इन्वेस्टमेंट किए, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे जहां तक ख्याल है हमें अपने नेबर पे और फोकस करना पड़ेगा। जिस प्रकार से चीन इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है ये भारत के लिए ठीक नहीं है। ये एक प्रकार से आपको कहता ना घेरने वाली जो पॉलिसी है वो हमारे लिए नुकसान देगी। तो हमें भी अपने जो डिप्लोमेसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या वजह है कि हमारे रिलेशन नेपाल से ऐसे खराब हुए, क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से या श्रीलंका या मालदीव से और रिलेशन और इंप्रूव करें। तो ये मेरा मतलब है। पर जो दूसरी बात आत्मनिर्भर की बात की ना विजय, ये एक बात सोचनी पड़ेगी, भारत एक ऐसा देश है जो अपने 70% हथियार बाहर से खरीदता है, उसके लिए बहुत पैसा जरूरत है और उससे आप देखो कितना फॉरेन एक्सचेंज भारत का बाहर जाता है। अगर हम ये हथियार भारत के अंदर बनाने लगे और अगर ये हम पहले करते, देर आए दुरुस्त आए, जिस प्रकार से हमने धनुष
धनुष गन बना दी है बॉफर्स का, उसके बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसके बाद आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है। तो अगर भारत में हथियार बनेंगे तो ये आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कम से कम आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आने वाले टाइम में आपकी क्षमता होगी, आप इनको एक्सपोर्ट कर पाओगे। आपकी ये धनुष की, ब्रह्मोस की और आपकी आकाश मिसाइल की आज भी डिमांड है इंडोनेशिया में, वियतनाम में, बाकी देशों में। तो मेरा मतलब यह है, देखो शुरुआत है, इसको चलें और आपको प्रैक्टिकल करना है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दीज आर द शेड ऑफ ग्रे। ये कहना है कि भाई बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही अच्छा है, कहीं सच्चाई बीच में है। भारत जो है आज ऐसा देश है। वक्त कम है, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, छोटे छोटे जवाब, लेकिन आखिरी सवाल खासतौर से क्योंकि कश्मीर को लेकर मेरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चुनाव की बात की और उर्मिलेश जी ने कहा कि हालात 1 साल में खराब हुए, भारत सरकार कहती है कि 1 साल में हालात ठीक हुए हैं। अभी वहां पर एक राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर भी नए उपराज्यपाल गए हैं, मनोज सिन्हा जी। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव हो जाने चाहिए, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री ने और सरकार ने संकेत दिए कि वो मिल जाएगा, तो केवल जम्मू कश्मीर पर फोकस करके छोटा सा आप मुझे जवाब दें तो बेहतर हो। नहीं, देखिए, जब ये सब कुछ हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस चेंज किए गए थे, तो उस समय भी लगा कि शायद अब ये मेन स्ट्रीम में वहां के डेवलपमेंट को लाएंगे, वहां के युवाओं को शामिल करेंगे, और बड़ा ही अच्छा होता है कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट था कि इंडस्ट्रीज वहां पे लाएंगे, युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन ऐसा इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ। वहां के लोगों को जब तक आप कन्विंस, देखिए स्टेटहुड देने से कुछ होता, तो इसके पहले भी तो था स्टेटहुड, उससे वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हमने वो फोर्स यूज किया है जबरदस्त, उनके साथ वो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कन्विंस करना ये जरूरी है, और वो तभी होगा जब हमारा ट्रस्ट वो जीते, और ट्रस्ट जीतने के लिए वहां पे इंडस्ट्रीज लगे, मेन स्ट्रीम में युवा आए, और वो यही समझे कि नहीं, वो हिंदुस्तान हमारा है। और इसके लिए आपको एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच करना पड़ेगा। और मेरा पहला, बहुत उम्मीद थी मुझे कि वहां पे इंडस्ट्रीज अब सेटअप होंगी, और वहां पे 2 चीजें हैं, आप पूरे फोर्स से क्वेल कीजिए, दबाइए वहां के मिलिटेंसी को, लेकिन डेवलपमेंट पैरेलल उसके होता रहे। जो चिदम्बरम का एक कंसेप्ट था एक्वायर होल्ड वाला, वो आप वहां पे एक्वायर कर मिलिटेंसी को वहां से खत्म करके पूरी तरह कुचलिए, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट का एक इतना हैवी डोज दीजिए कि वो मेन स्ट्रीम में आने लगे। स्टेटहुड देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो पहले रह चुका है और उससे कुछ नहीं होने जा रहा, बल्कि जो ऑटोनॉमी मिलेगी वो पाकिस्तान को फायदा करेगी, पाकिस्तान को फायदा करेगी। जी शिवा साहब, मैं जी देखो, मैं विजय बिल्कुल कई पॉइंटों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जो भी प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर की, इसका कहीं ना कहीं तालमेल पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ेगा, टेररिस्ट भेजना बंद नहीं करेगा, तब तक हम टेररिस्ट को मारें। कम से कम आज 100 से 150 टेररिस्ट रह गए हैं, और आपको ये सोचना पड़ेगा एब्रोगेशन करने के बाद आर्टिकल 370 और 35A के बाद क्या बदला है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो NIA ने चोक कर दिया है, ये जो ड्रग का पैसा और हवाला पैसा आता था, और जो हुर्रियत को मिलता था, और जो ओवरग्राउंड वर्कर और ये पत्थर फेंकने वालों को मिलता है, इसमें बहुत कमी आई है। इसी प्रकार से आपको जो साउथ कश्मीर के अंदर रेडिकलाइजेशन हो रहा था, उसमें भी काफी कमी आई है, यूथ अभी नहीं जा रहा। अब आपको इसका फायदा उठाना है, एक नया माहौल पैदा हुआ है, डेवलपमेंट करनी है। आपने पहले ही 6000 एकड़ जमीन लेके 32 आप इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहते हैं जो सेक्टर्स में, उसको करें, क्योंकि अभी धीरे धीरे 150 से 200 जो ये आतंकवादी हैं, हम इनको अगर मार गिराएंगे तो आपने एक डेवलपमेंट का प्लान देना है। जब तक आप डेवलपमेंट नहीं दे पाओगे, तब तक आप आतंकवादी मार सकते हो। आतंकवाद तभी खत्म कर सकते हो जब आप कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट लाओगे, और मेरे को लगता है गवर्नमेंट इसकी तरफ जा रही है, और हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मगर माहौल बेटर हुआ है, लास्ट 1 साल में आतंकवाद कम हुआ है, वायलेंस कम हुआ है, रेडिकलाइजेशन कम हुआ है, और आपका हुर्रियत जो है एक प्रकार से हिस्ट्री हो गई है, इररेलेवेंट हो गया है। तो ये एक माहौल बहुत अच्छा आया है। और सरपंच और पंचायत लेवल पे जो आपकी डेमोक्रेसी है, वो है जो एक बड़ी चीज हुई है कश्मीर घाटी के अंदर, जो दूसरी स्टेट भी इसको अपनाने की कोशिश करेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे आपकी जो डिप्लोमेसी। आपने कहा कि स्टेटहुड देने से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट की बात शिवाज साहब भी कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल
जो एक्सरसाइज हुई है कि पंच और सरपंच को भी वहां पर कुछ ताकत मिली है, पहले कुछ लोगों के पास थी, लेकिन जो वहां की अभी तक की जो लीडरशिप थी वो आज भी बंद है। आप क्या देख रहे हैं कि माहौल सुधर रहा है, आज चुनाव की स्थिति वहां पर बन रही है, जम्मू कश्मीर की सूरत बदल रही है? देखो अभी जो सिचुएशन है। हाँ विनोद जी। जी, अच्छा ये मुझसे सवाल किया आपने जी। अच्छा, देखिए जहां तक ये कहना कि कश्मीर में हालात एक साल में बहुत सुधर गए हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि सूचनाएं कश्मीर से कितनी ज्यादा ऑथेंटिक आ रही हैं, कितनी क्रेडिबल सूचनाएं इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक्सेस कितनी है वहाँ इंडिपेंडेंट मीडिया को, इंडिपेंडेंट लोगों को जाने की कि जो सूचनाएं आए हालत सुधरेगी। अभी हम सिर्फ उन सरकारी सूचनाओं पर भरोसा कर रहे हैं तो सरकार हमको दे रही है, तो हालत सुधर गए कि नहीं सुधरे हैं। एक साल में अभी तक एक भी इंडस्ट्री वहां नहीं पहुंची है। जम्मू की हालत अभी उर्मिलेश जी ने बताई है, मेरी भी सूचनाएं ये है कि जम्मू में लोग अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि जो लाभ उनको 370 के रहते हुए मिल रहे थे वो बंद हो गए हैं, जो छूट मिल रही थी उनकी। तो वो एक अलग प्रश्न है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट के नाम पर वहां क्या क्या किया है इसकी सही जानकारी सरकार के अलावा जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उनके जरिए आनी चाहिए, तब पता लगेगा कि वाकई कितना फर्क आया है। रही बात स्टेटहुड की, मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, स्टेटहुड तो वहां मिलना चाहिए। स्टेटहुड इसलिए मिलना चाहिए, ये कहना कि साहब स्टेटहुड पहले भी था तो हालत क्या सुधर गई, ऐसा नहीं है। हालत पहले बेहतर भी हुए हैं। उसी कश्मीर से फिल्म स्टार भी निकल रहे थे, उसी कश्मीर से आप देखिए IAS भी निकल रहे थे, उसी कश्मीर से जो है खिलाड़ी भी निकल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि हालत में सुधार नहीं आ रहा था, लेकिन बीच में फिर गड़बड़ हुआ। स्टेटहुड लेने के बाद ये कुछ वैसा ही हुआ कि 370 जिस तरीके से लिया गया विधानसभा भंग करके इस पूरे तरीके, वो एक अलग बहस है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है अभी तक। उसके बाद स्टेटहुड भी खत्म कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं भावनाओं पर भी एक चोट हुई है, तो उस पर मलहम लगाने की जरूरत है और इसके लिए स्टेटहुड देना चाहिए। और ये नहीं डरना चाहिए कि स्टेटहुड अगर मिल गया तो पाकिस्तान जो है आकर के उसमें एक पाकिस्तान तो तब भी करेगा। और आज की तारीख में कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां का राजनीतिक नेतृत्व है जो बिल्कुल उसकी साख खत्म हो गई है। अब्दुल्लाह जेल से अभी छूटे हैं, महबूबा मुफ्ती अभी तक बंद है, हुर्रियत जो अलगाववादी संगठन है वो जो बीच में कभी पाकिस्तान की गाता था, कभी हमारे यहाँ बात करने आता था अटल जी के टाइम में, वो एकदम उसको डिस्क्रेडिट हो चुका है, उनके तमाम नेता जेल में है। ठीक है, वो जो उन्होंने किया वो उसका भुगत रहे हैं, लेकिन जो वहां का राजनीतिक नेतृत्व था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये PDP और दूसरी पार्टियां, वो बिल्कुल इस वक्त माइनस में है। कश्मीर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां राजनीतिक नेतृत्व की शून्यता की स्थिति बन रही है, और राजनीतिक नेतृत्व की शून्यता जो है थोड़ी खतरनाक स्थिति में ले जाती है किसी भी क्षेत्र को, तो इससे भी बचना पड़ेगा। इसलिए चुनाव कराना, स्टेटहुड देना मुझे लगता है एक राजनीतिक कदम होगा, और शायद इसीलिए मुर्मू साहब को हटा करके मनोज सिन्हा जैसे राजनीतिक व्यक्ति को भेजा गया है कि जो वहां संवाद करे, लोगों का कॉन्फिडेंस जीते, लोगों का भरोसा जीते। भरोसा जीतना सबसे बड़ी जरूरत है, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो साख कश्मीर में बनी थी वो साख नरेंद्र मोदी जी को बनानी पड़ेगी एक प्रधानमंत्री के रूप में, अगर कश्मीर को पूरी तरह से विकास के रास्ते पर ले जाना है। आशुतोष जी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो भरोसा है, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है, वो जीतना ज्यादा जरूरी है वहां पर? सरकार ने जो किया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? एक साल में काफी कोशिश की गई है, आतंकवाद को कम किया गया, जैसे सिवाज साहब कह रहे हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन क्या अब चुनाव हो जाने चाहिए, स्टेटहुड पहले मिलना चाहिए, जिस बात पर एक बड़ी बहस हो रही है? देखिए विजय जी, कश्मीर एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है, वो इस सरकार के पास नहीं है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। इस सरकार का मायने क्या होता है? मैं बता रहा हूं उसको। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि सरकार की जो विचारधारा है और सरकार की जो अपनी डॉक्ट्रिन हो, हर सरकार की देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ अ गवर्नमेंट। इस सरकार की जो डॉक्ट्रिन है वो ही अपने आप में बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण क्या है? अगर आप कश्मीर को लॉ एंड ऑर्डर की नजर से देखेंगे, अगर कश्मीर को आप सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से देखेंगे, अगर आप कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद के नजरिए से देखेंगे, यानी एक बहुत ही रोबस्ट नेशनलिज्म के नजरिए से देखेंगे, तो कश्मीर का समाधान कभी नहीं निकलने वाला। हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर 1987 के पहले का कश्मीर था, आपकी नाराजगी जहां पे से है क्या आशुतोष जी? मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। 1987 के पहले जो कश्मीर था, वहां पर कैपिटा इनकम, वहां के जो सोशल इंडेक्सेस थे, तमाम टर्बुलेंस के बावजूद भी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के टॉप 6-7 कंट्रीज के अंदर आता था, तमाम स्टेट्स के अंदर, प्रदेशों के अंदर, राज्यों के अंदर आता था। 87 में ऐसा क्या हुआ जिसकी बात से कश्मीर के अंदर आतंकवाद शुरू हुआ? हमें उस समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा। हुआ क्या? कश्मीर के अंदर एक एलिनेशन पैदा हुआ है।
उस एलिनेशन को अगर हम दूर नहीं करते हैं, हम कहने कि पिछले 1 साल के अंदर कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है। हालांकि मैं उर्मिलेश जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, जो अपने आप में बड़ा ऑथेंटिक है, उसने 2012-2020 के बीच में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनका एनालिसिस की है, और उस एनालिसिस पर वो पहुंचे हैं कि आज की स्थिति 2012 से बहुत खराब स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और ये तब है जबकि हमने लॉकडाउन पूरे 1 साल वहां कर रखा है। तो 3 चीजें पिछले दिनों सरकार ने बहुत गलत की हैं। पहली बात, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया है, जो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं शिवाज साहब की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक बीच में एक बफर का काम किया करता था, जो उधर की भी बात करता था, इधर की भी बात करता था, लेकिन उसका इस्तेमाल भारत की सरकार और भारत की एजेंसी लगातार करती रहती थी। तीसरी बात, इस दौरान हमने कश्मीर के लोगों का मोराल अप करने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टे उनके 2 भागों में बांटकर हमने ये साबित कर दिया है कि हम कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं समझते हैं, सिर्फ जोर के बल पे अपना पास रखना। जब तक इन तीनों चीजों का समाधान नहीं निकलता है, लद्दाख को सेपरेट करने की मांग तो बहुत जमाने से हो रही थी। आप हमेशा श्रीनगर की चिंता करके लद्दाख के लोगों की बात नहीं करेंगे। आप लद्दाख की बात करते हैं, आप करगिल की बात क्यों नहीं करते हैं? लेह और करगिल 2 इलाके हैं, एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड इलाका है, दूसरा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। क्या अगर आपको ये लगता था कि सिर्फ मुसलमानों की वजह से वहां समस्या है, तो करगिल के अंदर भी आज भयानक असंतोष की स्थिति है, और लेह में भी असंतोष की स्थिति है, जम्मू में भी असंतोष की स्थिति है। तो मेरा कहना है कि आपको हासिल क्या हुआ? सिर्फ ये हासिल हुआ है कि हमने रोबस्ट नेशनलिज्म कर दिया है, हमने जनता को दिखा दिया है, और उसकी वजह से क्या हालत है आज बांग्लादेश, जो आपका दोस्त हुआ करता था, जिसको आपने आजाद कराया, आज बांग्लादेश का विदेश मंत्री, बांग्लादेश का वित्त मंत्री, बांग्लादेश के लोग आपके यहाँ आना नहीं चाहते। तो ये सोचना पड़ेगा हम किस डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। शिवाज साहब, विजय, मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। एक तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा जो आशुतोष ने हुर्रियत के बारे में बताया। हाँ, मैं मानता हूं कि हुर्रियत इधर भी उधर भी, मगर हुर्रियत ने जो नेगेटिव काम किया था कश्मीर घाटी में, उसका इंपैक्ट बहुत एडवर्स था। स्पेशली जो हवाला मनी आती थी, जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती थी, और जो प्रकार ओवरग्राउंड वर्कर और कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को दी जाती थी, तो इसलिए अगर हुर्रियत का जो चौक कर दिया पैसा एनआई ने, तो एक अच्छा स्टेप था। दूसरी बात, जो लद्दाख के बारे में बात की, मैं कई जगह लद्दाख से बहुत सहमत हूं। एक बहुत बड़ी आशा थी कि लद्दाख अगर यूनियन टेरिटरी बन जाएगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि लद्दाख हरदम समझता था कि जो पैसा मिलता है कश्मीर को, उसका थोड़ा ही पैसा लद्दाख को आता है और सारा पैसा श्रीनगर में या जम्मू एरिया में चले जाते हैं। अगर ये यूनियन टेरिटरी बनती है तो इसको फायदा होगा, मगर वो अभी तक नहीं हुआ है, और ये इसमें सच्चाई है। उसके रीजन मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल, मुझे पूरी पता है। वहां पर 2 हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, एक तो है कारगिल का, एक है लेह का। इनके ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक प्रकार से पॉलिटिकल टाइप काम भी करते हैं, और इनके पास पैसा भी है। आज की तारीख में जब गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया और इनके बीच में तालमेल नहीं है, वो तालमेल होना बहुत जरूरी है। और कारगिल और दोनों लेह में डेवलपमेंट तभी होगी जब टूरिज्म आएगा, और टूरिज्म, ये रोहतांग वाला रूट खुल जाएगा तो टूरिज्म आने की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में ये जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लद्दाख की, जो कि लेह की और कारगिल की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है, इनके बीच में ज्यादा तालमेल की जरूरत है। नहीं, तालमेल नहीं होगा तो ना डेवलपमेंट होगी, और दूसरा उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, ये लोग दूर चले जाएंगे। हमको इनके पास लेना, बिकॉज ये एक बॉर्डर स्टेट है, ये कश्मीर के अलावा ये जो है चीन के साथ जो एक प्रकार से बॉर्डर एरिया है, तो इसकी डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। इसकी डेवलपमेंट जब ही होगी जब आप उनका मन जीते, और इसके बीच में एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए आशुतोष का, क्योंकि मैं तीनों लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही है कि ये सरकार के डॉक्टरीन जो है जम्मू कश्मीर का इलाज नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। एक लाइन में बता दीजिए। लाइन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल है, इस गवर्नमेंट जो रास्ता चल रही है बिल्कुल ठीक है, और ये रोड मैप्स के साथ अगर चलेगी गवर्नमेंट, तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में शांति भी आएगी और डेवलपमेंट भी आएगी। जी, सिंह साहब, आप आशुतोष की बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसमें सिर्फ एक ही चीज हो सकती है। देखिए, एक चीज को समझना होगा, नक्सलिज्म और इसमें बेसिक अंतर है। जो नक्सलाइट टेररिज्म है ना, उसमें क्योंकि वो हम दूसरे देश से नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, वो लोकली जनरेटेड है, कंसेप्ट भले कहीं बाहर का रहा हो। यहाँ पे हम एक होस्टाइल नेबर है,
जिसका वन सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है भारत से, और उसका सर्वाइवल ही भारत से स्पेसिफिक सवाल है कि क्या इस सरकार के डॉक्ट्रिन्स पर आप भरोसा करते हैं जम्मू कश्मीर की नीति को? बिल्कुल भरोसा है, कश्मीर को लेके भरोसा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मोदी जी के सारे बड़ा जरखेज दिमाग है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे हर प्रोग्राम उनका फेल हो जाता है, अधिकांश प्रोग्राम फेल हो जाते हैं। यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस लेना था वो डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं ले पाए। जी अग्निहोत्री जी, विजय जी, मैं आशुतोष आपके पास आखिरी बात आप ही की करूंगा ताकि विनोद जी की बात इसमें आ जाए। विनोद जी, सीधा सवाल, क्या इस सरकार पर आपको भरोसा है जम्मू कश्मीर के डॉक्ट्रिन को लेकर? देखिए, ये कहने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि एक 2017 की बात है, मैं एक कार्यक्रम में इस सरकार के एक बड़े कर्ता धर्ता से, नाम मैं नहीं लूंगा, जो इस सरकार के नीति निर्धारकों में से उनसे बात बहुत बड़े कर्ता धर्ता से ही मिलते हैं हमेशा सरकार में। नहीं तो नहीं, उन कर्ता धर्ता से मैंने पूछा, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में जो है आप लोग बातचीत की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बातचीत तो 70 साल से करते रहे, बहुत बातचीत हो गई, अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अब हम एक्शन करेंगे। तो ये डॉक्ट्रिन जो आशुतोष कह रहे थे, ये है डॉक्ट्रिन सरकार का कि बातचीत पिछले 6 साल में अभी तक उन्होंने किसी से करने की कोशिश नहीं की और ना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिना बातचीत किए, बिना राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के कश्मीर की समस्या को आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। हल करने की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो एड्रेस करने की बात है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। मैं इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के डॉक्ट्रिन को ज्यादा समझ नहीं आई बात। आप मुझे समझाइए बात कि आप इस सरकार पे भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर सरकार पर तो भरोसा है, जम्मू कश्मीर नीति को लेकर सरकार की कश्मीर नीति को लेकर के मेरे सवाल है कि सरकार को अपनी कश्मीर नीति में बदलाव करना पड़ेगा और बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आशुतोष, आखिरी बात आपने सबकी बात सुन ली। मैं सिंह साहब की बात से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ना इत्तेफाकी है मेरी। पाकिस्तान से लगा हुआ है पंजाब, और पंजाब में हमने आतंकवाद को सक्सेसफुली खत्म किया है। इसलिए खत्म किया क्योंकि वहां की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको हमने डिस्क्रेडिट नहीं किया, उनका इस्तेमाल किया। लोग खालिस्तानियों के साथ नहीं थे, ये हमने इंश्योर किया। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के बावजूद अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होता और अगर वहां के लोगों को यह भरोसा दिया होता कि भारत आपके साथ इंसाफ करेगा, अगर आपकी ग्रीवेंसेस हैं, हम उन ग्रीवेंसेस को सुनेंगे, तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आज की तारीख में नगा जो मिलिटेंसी है उसने भी कहना शुरू कर दिया कि मेरा झंडा अलग होगा, मेरा संविधान अलग होगा, और 2015 में भारत सरकार के साथ जो उनकी ट्रीटी थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो हमें उन पर भरोसा है, लेकिन उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है, उनकी जो पाकिस्तान पॉलिसी है, उनकी जो चीन पॉलिसी है, ये फेलियर है और इससे देश को बहुत नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों से। एक चीज जोड़ दूं, कश्मीर में चुनाव भी नरसिम्हा राव ने कराए थे सबसे पहले 91 की उस त्रासदी के बाद, जब वो कश्मीरी पंडित वहां से पलायन हुए, तो पंजाब और कश्मीर दोनों जगह जो चुनाव हुए थे नरसिम्हा राव के समय हुए थे। जो आशुतोष कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया को तब बहाल किया गया था और वहां के राजनीतिक दलों को खारिज नहीं किया गया। ये तो सिवाज साहब भी मानते होंगे कि राजनीतिक प्रक्रिया जरूरी है। बिल्कुल 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 विजय, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, आप मिलिट्री किसी पॉइंट ऑफ व्यू तक शांति ला सकती है, जब तक आप पॉलिटिकली नहीं करोगे कोई सलूशन नहीं है। मिलिट्री पॉलिटिकल सलूशन है, तो प्रतिक्रिया तो जरूरी है और इसके लिए माहौल क्रिएट करना है, वो बहुत जरूरी है। जब तक आप आतंकवाद को साफ नहीं करोगे तभी ये प्रतिक्रिया साथ के साथ करें। और मैं भी ये सहमत करता हूं विजय कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे आर विद द नेशन, उनके साथ करना चाहिए। ये सभी लोगों की राय है। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों से मेरा ज्ञानवर्धन हुआ है। उर्मिला जी थोड़ा सा और वक्त दे पाते, उनकी शिकायत भी होगी, लेकिन अच्छा मिलता क्योंकि कश्मीर पर उनकी बड़ी जानकारी है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और हम एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी का सबसे बड़ा मजा यही है कि सब लोग अलग अलग राय रखकर भी एक साथ बैठ सकते हैं और एक साथ मुस्कुरा सकते हैं। आप सब लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।